कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। आज मंडे यानी आपकी हिंदी गहन अध्ययन की क्लास आएगी और आपका जो वीकली शेड्यूल रहेगा इस हफ्ते, इसके बाद 4 क्लासेज आपकी 90 डेज क्रैश कोर्स की आएंगी, एक क्लास आपकी लोअर पीसीएस की आएगी। फिर इसी रूटीन से हम लोग चलते रहेंगे, क्योंकि देखिए हिंदी को हम लोगों ने थोड़ा ढंग से पढ़ना है। बाकी चीज़ें तो कवर हो ही जाती है। अगर हिंदी में स्कोर कर लिया, मतलब 20 में से अगर हम 15, 16, 17 नंबर का स्कोर कर पाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हम सिलेक्शन के करीब जा रहे हैं। वरना हिंदी ही शुरुआत में ख़राब कर दी तो पूरा पेपर गड़बड़ा जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्योंकि खराश हो रही है तो थोड़ा सा क्लास में आपको डिस्टर्ब टाइप का लग सकता है। ठीक है, देखिए अब आज जो क्लास है, सबसे पहले बच्चों हम कुछ भी पढ़े हमें ये पता होना चाहिए एटलीस्ट। और हाँ, सेकंड चैनल की क्लास आज से शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो भी पढ़े हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से प्रश्न क्या पूछा जाएगा। वरना जब तक यही पता नहीं है कि क्वेश्चन क्या आने वाला है, फिर पढ़ के क्या फ़ायदा बताओ। आया राम गया राम की ही कहानी चलती रहेगी, कभी ये पढ़ा कभी वो पढ़ा कभी इसको छोड़ा। ये इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है, आज आपके सिलेबस में हिंदी में एक टॉपिक दिया है वाक्य भेद। देखना आप लोग, सबसे मिड में दिया होगा, जैसे व्याकरण के टॉपिक के बाद एक वाक्य भेद दिया होगा, इसमें वाक्य के भेद से प्रश्न आता है। और जो टॉपिक आज का है उससे मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूँ। एक सेंटेंस दिया होगा आपको 4 विकल्पों में और उसके वाक्य की पहचान करने को बोलेगा कि ये कौन सा वाक्य है। एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। दूसरा, एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें ये पूछेगा कि इसमें उद्देश्य छाटिए, उद्देश्य कौन सा शब्द है या विधेय कौन सा शब्द है। इस प्रकार से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखिए तो आपको कैसे देखना है। देखिए, अगर कभी आपसे पेपर में मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि बता दिया कि क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछता है कि वाक्य के कितने भेद हैं, तो आप तुरंत बताओगे वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। दूसरा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है वाक्य के तीनों भेद जो होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं, ऑप्शन में आएगा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्रित कर दो। ये 3 भेद होते हैं बच्चों वाक्य के। अगर आपसे कभी ये पूछता है वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। अब आप कहोगे चलो सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहले आप एक सेंटेंस ही देखिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, चित्रकार चित्र बनाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने क्या लिख दिया, चित्रकार चित्र बनाएगा। ठीक है, ये एक सेंटेंस लिख दिया। इसी के बाद मैं एक और सेंटेंस लिखना चाह रहा हूं, चित्रकार चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। चित्रकार चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा, और बाजार में बेचेगा। ठीक है, बाजार में बेचेगा। सेकेंड सेंटेंस मैंने ये लिख दिया। तीसरा मैंने लिखा, जब चित्रकार चित्र बनाएगा, जब चित्रकार चित्र बनाएगा, जब चित्रकार चित्र बनाएगा तब बाजार में बेचेगा, तब बाजार में बेचेगा। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, 3 सेंटेंस लिख दिया अपने आप में। अब इन तीनों में आपको कुछ डिफ्रेंसिएशन दिख रहा, कुछ डिफरेंट दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये आपका जो है नॉर्मल एक सेंटेंस है, सिर्फ इसमें एक ही वाक्य दिख रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अपने आप में ये क्या हो गया, सरल वाक्य का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, यानी सिंपल सेंटेंस जिसको आप लोग बोलते हैं। इसमें देखिए, चित्रकार चित्र बनाएगा, एक सेंटेंस ये दिख रहा, बाजार में बेचेगा, दूसरा सेंटेंस ये दिख रहा, और किसी योजक चिन्ह के माध्यम से ये जुड़ा हुआ है। तो कभी भी इस प्रकार के सेंटेंस जहां पर एक से अधिक उपवाक्य हों या एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य हों, वो आपस में किसी योजक चिन्ह के माध्यम से जुड़े हों। योजक चिन्ह क्या होते हैं मैं बताऊंगा, तब ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य। और तीसरा जो है, इसमें देखो, जब चित्रकार चित्र बनाएगा तब बाजार में बेचेगा। इसमें क्या होगा, एक से अधिक उपवाक्य होंगे, एक प्रधान उपवाक्य होगा, यानी एक मेजर उसमें सेंटेंस होगा जो मुख्य सेंटेंस होगा, दूसरा उस पर डिपेंड होगा, आश्रित होगा। अर्थात इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे, वो बाजार में कब चित्र बेचेगा बताओगे, जब वो चित्र बनाएगा। यानी बिना बनाए तो बेच ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड करता है, यानी आश्रित है, उसके बिना वो
आपको साफ साफ दिख जाएगा कि दो सेंटेंस हैं, लेकिन आप उन दोनों को 2 या 3 बार रीडिंग करना, उस सेंटेंस को कंप्लीट 2 से 3 बार रीडिंग करना, तो आपको एक सवाल का जवाब मिलेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है। अगर वो बाजार में बेचेगा, जब चित्र ही नहीं बनाएगा तो कैसे बेचेगा बताओ? तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है ना। इस प्रकार के सेंटेंस जहां पर आपको डिपेंडेंसी दिखती है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित दिखता है, उन वाक्यों को बोलते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गए। अब इतना भी आसान नहीं है कि हर चीज इतने हवाई में मिल जाए, और आयोग भी इतना जानता है कि इनको हमने फंसाना है, बिना फंसाए हमारा काम नहीं चलेगा, आयोग को पता है। तो इससे पहले कि वो आपको फंसाए, आप घर से ही स्टडी करके जाओ, अच्छे से स्टडी करके जाओ। हम लोग वही करने की आज सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपका आता है सरल वाक्य। मैं इतने धीरे आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे गले में हो रही है खराश, और अगर खराश तेज बोलूँगा फिर मैं खांसने लग जाऊँगा। ठीक है, सरल वाक्य देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है एक आध दिन क्लास में। सरल वाक्य पहला आता है। अब देखिए इसमें बच्चों कुछ भी नहीं है, इसमें एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगा, और कुछ भी नहीं होगा। यानी एक कर्ता यानी जो कार्य कर रहा है, ठीक है, मेन, प्लस एक क्रिया यानी जो काम कर रहा होगा, एक क्रिया होगी। तो ऐसे वाक्य क्या होंगे? सरल वाक्य होंगे। आपको सिंपली आपको इसकी परिभाषा वगैरह नहीं पढ़नी है, आपको सेंटेंस एग्जाम में दिया होगा, 4 विकल्प दिए होंगे, बोलेगा इसमें सरल वाक्य छांटिए, इसमें संयुक्त वाक्य छांटिए, इसमें मिश्रित वाक्य छांटिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है, यानी एक कर्ता होगी, एक क्रिया होगी, अर्थात इसमें कोई भी उपवाक्य नहीं होगा। सॉरी, उपवाक्य नहीं होगा इसमें। ठीक है, किसी भी प्रकार का उपवाक्य नहीं होगा, यानी सिंपल सा एक सेंटेंस दे देगा, उसमें 2 सेंटेंस आपको नहीं देंगे। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो सरल वाक्य कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर इसका एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे बिल्ली ने चूहे को खा दिया। जैसे बिल्ली ने, और आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा सरल और मिश्रित वाक्य में, संयुक्त में नहीं करेगा। बिल्ली ने चूहे को खा दिया। अब बताओ इसमें आपको कितने सेंटेंस दिख रहे हैं? एक ही तो सेंटेंस दिख रहा है पूरा, बिल्ली ने चूहे को खा दिया। कोई उपवाक्य है ही नहीं, सब सेंटेंस है ही नहीं। तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने लिखा उसने समय पर काम पूरा कर लिया, जैसे एक सेंटेंस लिख दो, उसने समय पर काम पूरा कर लिया। अब मुझे ये बताओ इसमें आपको कितने सेंटेंस दिख रहे हैं? कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें 2 सेंटेंस हैं? मतलब ही नहीं होता है, पूरा एक ही करता है और वही अपने काम को पूरा कर रहा है। तो एक करता, एक क्रिया, और कोई भी उपवाक्य नहीं है, तो ऐसा सेंटेंस क्या होगा? सरल वाक्य होगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग ये लिखते हैं कि पक्षी शाम को होते ही घोंसलों की ओर लौट आते हैं, एक सेंटेंस और लिखो, पक्षी होते ही घोंसलों की ओर सॉरी लौट आते हैं। देखिए एक सेंटेंस मैंने ये लिख लिया, पक्षी शाम होते ही घोंसलों की ओर लौट आते हैं। अब बताइए इसमें कुछ आपको ऐसा दिख रहा है कि एक जैसे मेन है, यानी पक्षी, एक ही वाक्य होगा, कोई सब सेंटेंस होगा ही नहीं, उसमें कोई उपवाक्य होगा ही नहीं, पक्षी शाम होते ही घोंसलों की ओर लौट आते हैं, पूरा एक सेंटेंस बन गया। हाँ, अगर इसमें कहीं ऐसा लिखा होता और, इसलिए, कि, जैसे, तैसे, अतः, इस प्रकार, तब आप ये कहते कि संयुक्त तो सरल वाक्य नहीं है, कोई और वाक्य है। तो इसकी पहचान ही ऐसी है, आपको एक ही सेंटेंस देखने को मिलेगा तो उसको आप लोग बोलोगे सरल वाक्य। और सरल वाक्य के ही अंदर आपको 2 चीज़ें और देखने को मिलती है जब इनका निर्माण होता है, यानी जो सरल वाक्य बनाए जाते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब पहला लिखो, उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य किसको कहते हैं? तो इसको उद्देश्य के आगे डेफिनेशन लिखो, कर्ता, यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी उद्देश्य के ब्रैकेट में कर्ता लिखो। ठीक है, ये कर्ता ही उद्देश्य होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अर्थात इसका सिंपल सी बात क्या है, जब कभी भी कोई सेंटेंस दिया जाएगा उसमें अगर वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होगा,
यानी किसी के बारे में जो बताया जा रहा होगा उसी को उद्देश्य बोलते हैं। अगर मैं कोई सेंटेंस लिखूं तो आप सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपको पहला सेंटेंस क्या लिखा, बिल्ली ने चूहे को खा दिया, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, बिल्ली के बारे में, तो वहाँ उद्देश्य कौन होगा, बिल्ली। यानी राम ने क्रिकेट खेला, किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में। उसने सुंदर गीत गाया, किसके बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में। तो ये सब के सब क्या हैं, अपने आप में उद्देश्य हैं। तो आपको अगर उद्देश्य पेपर में छांटने को आएगा तो आप सिंपल सी बात बता देना, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको उद्देश्य बोलते हैं, यानी कर्ता ही उद्देश्य है अपने आप में, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि पौधे बढ़ने लगे पौधे बढ़ने लगे, ये देखो किसके बारे में कह रहा हूं मैं, पौधों के बारे में। तो पौधे क्या हो गए यहाँ पे, उद्देश्य हो गए, ठीक है। इसमें उद्देश्य क्या होगा, पौधे। अगर मैं ये कहूं छोटे बड़े पौधे बढ़ने लगे, एक सेंटेंस लिखो बड़े पौधे, छोटे बड़े पौधे बढ़ने लगे, ठीक है, बढ़ने लगे, ये लिख दिया मैंने। अब बताओ किसके बारे में बताया जा रहा है, पौधे के बारे में। तो उद्देश्य क्या है, पौधे हैं। अब छोटे बड़े कह रहा है तो ये पौधे की ही विशेषता बता रहे हैं, यानी सारा, यानी उद्देश्य का विस्तार हो रहा है। यानी उद्देश्य से पहले या उद्देश्य के बाद भी चीजें लगी हो सकती है, वो अपने आप में कंप्लीट उद्देश्य होता है। यानी इससे पहले भी अगर कुछ लिखा होगा जिसके बारे में बताया जा रहा है वो भी अपने आप में उद्देश्य है, लेकिन इसको उद्देश्य का विस्तार बोला जाता है। इतना नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके बारे में कभी भी कोई चीज़ बोली जाती है उसको क्या बोला जाता है, अपने आप में उद्देश्य बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और लिखो, रंग बिरंगे फूल सभी का मन मोह लेते हैं। जैसे मैंने लिखा रंग बिरंगे फूल सभी का मन मोह लेते हैं। एक सेंटेंस मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इस सेंटेंस में आपको क्या देखना है, किसके बारे में बताया जा रहा है, फूल के बारे में। तो ये रंग बिरंग फूल, यानी पूरा क्या हो गया, उद्देश्य। सभी का मन मोह लेते हैं, यानी जिसके बारे में बताया जा रहा है वो उद्देश्य हो गया। और जो बाकी की चीज़ें होती हैं सेंटेंस में, यानी ऐसा अंश जिसके बारे में बताया गया वो तो उद्देश्य हो गया, बाकी की जो चीज़ें होती है उसको विधेय बोला जाता है, ठीक है, विधेय। अब इसकी विधेय की भी क्या होनी चाहिए, अपने आप में परिभाषा होनी चाहिए, यानी वाक्य में जिस अंश द्वारा उद्देश्य के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो विधेय किसको कहते हैं, इसके नीचे लिखो, वाक्य में जिस अंश द्वारा, यानी जिस पार्ट के द्वारा उद्देश्य के बारे में बताया जाए, बताया जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, विधेय। तो अगर आपसे कहेगा उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए, यानी फूल, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, उद्देश्य, यानी फूल के बारे में बता रहा है तो ये उद्देश्य का विस्तार है, मेनली फूल है तो उद्देश्य हो गया। और जिसके उद्देश्य के बारे में जो चीजें बताई जा रही होंगी उसको क्या बोला जाएगा, विधेय बोला जाएगा, ठीक है। तो जब आप कभी भी सेंटेंस में पेपर में जाओगे तो कभी अगर आपसे ये एक सेंटेंस दे दिया, बाई चांस ऐसे दे दिया, पौधे बढ़ने लगे में उद्देश्य बताइए, पौधे बढ़ने लगे हैं भी लिख दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको समझना होगा, जिसके बारे में बताया जाता है उसको उद्देश्य बोला जाता है। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो चीज़ें बताई जाती है, सभी का मन मोह लेते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, विधेय हो गया, ठीक है। तो ये उद्देश्य और विधेय आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब सेकंड आता है आपका संयुक्त वाक्य। क्या आता है सेकंड, संयुक्त वाक्य, ठीक है। इसको इसी तरीके से, और ये 2 पार्ट में आएगी इसकी वीडियो, सेकंड लिखो, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस लगते हैं, पूरे के पूरे चांसेस रहते हैं संयुक्त वाक्य। और आपको कुछ नहीं, ना परिभाषा पढ़नी ना कुछ पढ़नी है, आपको सिर्फ सेंटेंस को सेलेक्ट करना आना चाहिए कि कौन सा वाक्य है। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है पता है, ये 2 या 2 से अधिक उपवाक्य जुड़े होंगे इसमें जैसे सरल वाक्य आपको नॉर्मल एक ही सेंटेंस मिलेगा, इसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होंगे। 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, योजक मतलब जो जोड़ते हैं, द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों योजक क्या होते हैं, इन्हीं योजकों के माध्यम से आप इन सेंटेंस को पहचान पाओगे, ठीक है। इसमें आपको ये योजक चिन्ह दिख जाएंगे, इनको पकड़ना सीधे समझ में आ जाएगा। योजक क्या होंगे, इसमें लिख दो या, वा, इसलिए, और, किंतु, या, इसलिए, और, किंतु, परंतु, ये सब के सब, ठीक है, इनसे आपको जुड़े होंगे। इसके अलावा तथा, एवं, इस टाइप की चीजें, तथा, एवं आदि,
इस प्रकार की चीज़ें, यानी आपको क्या दिया होगा, दो से एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें आपको दो या दो से अधिक उपवाक्य दिखेंगे। जैसे अभी तक आपको सिंपल एक सेंटेंस दिख रहा था, अब आपको दो सेंटेंस दिखेंगे उसके अंदर, और उन दो सेंटेंस को जोड़ने वाले जो चिन्ह होंगे उनको योजक चिन्ह बोला जाता है, इनसे जोड़ेंगे। जैसे मैंने कह दिया मैं घर गया इसीलिए उससे मिल सका, ये क्या हो गया, मैं घर गया इसलिए उससे मिल सका, ठीक है। वह मेरे घर आया और हमने खाना खाया, ये वह मेरे घर आया एक सेंटेंस हो गया, और से जुड़ गया हमने खाना खाया, इस प्रकार से चीज़ें, ठीक है। या आप फुटबॉल खेलो या क्रिकेट खेलो, आप फुटबॉल खेलो या क्रिकेट खेलो, तो फुटबॉल खेलो एक सेंटेंस से, क्रिकेट खेलो दूसरा सेंटेंस, किससे जुड़े हैं, या से जुड़े हैं, यानी अपने आप में योजक चिन्ह के माध्यम से जुड़े हैं, तो ऐसे सेंटेंस को बोला जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख लीजिए, जितने आप, जैसे लिखो आप क्रिकेट खेलोगे या नहीं, इस प्रकार से लिख दो, सॉरी आप क्रिकेट खेलोगे या हॉकी, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेलोगे या हॉकी, किसके माध्यम से जुड़ा है आप लोग मुझे बता दीजिए, या के माध्यम से जुड़ा है, यानी कहीं ना कहीं योजक चिन्ह है, तो अपने आप में क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। इसी प्रकार से आप लोग कुछ भी लिख लीजिए, मरीज फल खा लेगा या खिचड़ी से काम चला लेगा, मरीज फल खा लेगा या खिचड़ी से काम चला लेगा, मरीज फल खा लेगा, ठीक है, एक सेंटेंस से हो गया, या खिचड़ी से काम चला लेगा, काम चला लेगा, ठीक है। ये सेंटेंस क्या हो गया, दूसरा सेंटेंस, और जुड़ा किससे है, ये। और तीसरा लिख लो, वह मेरे घर आया और वह मेरे घर आया और खाना खाकर गया, वह मेरे घर आया और खाना खाकर गया। इस प्रकार से आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो, और इसमें मतलब अनगिनत सेंटेंस बन सकते हैं। आपको जो भी इस टाइप की चीज़ें दिखेंगी, आप तुरंत उसमें क्या समझ जाना कि संयुक्त वाक्य है। और इसका आप सिंपल सी बात है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मतलब जो भी किताब आपके पास है, गूगल कीजिए, कुछ कीजिए, संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखिए, मिश्रित वाक्य के उदाहरण देखिए, सरल वाक्य के उदाहरण दीजिए, और फंसाएगा आपको मिश्रित और इसमें, ठीक है, सरल वाक्य। क्योंकि अगर वो सरल वाक्य बहुत लंबा चौड़ा दे देगा, लेकिन उसमें कहीं जोड़ तोड़ नहीं होगा, कोई दूसरा सेंटेंस नहीं बना होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मिश्रित तो नहीं है, तो ध्यान रखना, फंसाएगा आपको सरल और मिश्रित के अंदर, ठीक है। तीसरा आता है आपका मिश्रित वाक्य, ये कौन सा आता है, थर्ड। ये मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, देखिए ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, एक से अधिक उपवाक्य होंगे, लेकिन उसमें एक प्रधान होगा, दूसरा उसमें आश्रित होगा। लिखो, एक से अधिक उपवाक्य, उसमें एक प्रधान होगा, उसमें एक प्रधान तथा दूसरा आश्रित। अभी बताता हूँ, ठीक है। दूसरा आश्रित, यानी आप दो सेंटेंस देखोगे, यानी एक से अधिक उपवाक्य तो देखोगे ही देखोगे, जैसे आप संयुक्त में देखो, लेकिन उसमें एक प्रधान के नीचे हाईलाइट करो एक आश्रित। अब देखना, इन सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे इस मिश्रित वाले में, आपको सीधा सीधा मतलब पता चल जाएगा कि पहला सेंटेंस दूसरे से लिंकअप है। यानी आपको इसको पहचानना है, सेलेक्ट करना है, तो आप सिंपली जाइए और देखिए कि कहीं ना कहीं पहला वाला जो सेंटेंस है वो दूसरे से लिंकअप करता है। अर्थात जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही वर्षा हो गई। तो देखिए, जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही वर्षा हो गई। अब आपको गई इसमें दो सेंटेंस, एक तो घर पहुंचना, दूसरा वर्षा का होना, और लिंकअप क्या है उसमें, कहीं ना कहीं ये मैंने बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं पहुंचा यानी वैसे वर्षा होगी। इसका मतलब अगर मैं घर ही नहीं जाता तो वर्षा नहीं होती, यही तो मैं कहना चाह रहा ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, आपको मिश्रित उपवाक्य जहां भी दिखेंगे उसमें एक डिपेंडेंट होगा, एक सेंटेंस, और एक मेन सेंटेंस होगा। इसको आप इजीली समझ जाओगे, प्रधान उपवाक्य और आश्रित। और जब कल मतलब नेक्स्ट हिंदी की क्लास आएगी उस समय मैं आपको बताऊंगा कि संज्ञा उपवाक्य क्या, आश्रित वाक्य क्या होते हैं, सर्वनाम वाले या विशेषण जो भी होते हैं, 3-4 प्रकार के जुड़े होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आपका आएगा, ठीक है। इसको आप लोग देखिए कैसे इसको करना है, क्या करना है, उसके सेंटेंस देखना। तो आपको इसकी पहचान करनी है, और याद रखना आपसे वो क्वेश्चन इसमें इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि ये जो वाक्य है कौन सा है। पहचान कैसे करो, इसमें व्यधिकर युक्त चिन्ह होते हैं, यानी ये सेंटेंस जो होंगे व्यधिकर युक्त होंगे, ठीक है, व्यधिकर युक्त होते हैं। लिखो, अब आपको के साथ व्यधिकर युक्त क्या होता है। व्यधिकर युक्त में सेंटेंस में आपको क्या क्या दिखेगा, जैसे जैसा वैसा, जो सो, जिसकी, इस टाइप के, ठीक है। यानी जैसा वैसा, जैसा
वैसा, ठीक है, इस प्रकार के। जो, सो, जिसकी, ठीक है। इसके अलावा किस टाइप की होंगी व्यधिकर युक्त चिन्ह? जैसे ही, मतलब जहां जैसे ही भी होता है, जिसकी लिख दिया आपने, जिसकी उसकी लिख दो, जहां वहां जब तब जैसे वैसे, ठीक है, जहां वहां, इस टाइप का दिखिएगा सेंटेंस में, एक आगे दिखिएगा एक पीछे, ठीक है। जब जहां, सॉरी, जहां वहां जब तब जैसी वैसी, ठीक है। इसके अलावा जब तक तब तक, जैसी वैसी, जब तक तब तक। अब आपको होगा आदि, सर इसमें कैसे समझें? देखो, एक सेंटेंस अगर मैं बना दूं, नीचे एग्जाम्पल भी लिख लेना, ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद ही लिखना। अगर आपको ये सेंटेंस देते जब तक तब तक, आप कहोगे सर कैसे समझें हम इसको मिश्रित वाक्य? जैसे कोई सेंटेंस देगा, जब तक मैं ना आऊं तब तक मत जाना, ये बना नहीं, जब तक मैं ना आऊं तब तक मत जाना, तो मिश्रित वाक्य हो गया। क्यों? एक तो इसमें व्यधिकर युक्त चिन्ह आ रहे हैं, दूसरा आश्रित हो गया एक, यानी उससे ये कह दिया कि उसने जाना ही नहीं है जब तक पहला वाला ना आए। अब भाई तुम बताओ, उसको उसकी मजबूरी ये क्या है उस सेंटेंस की, वो इसीलिए आश्रित है, वो दूसरे को देखा है, मतलब वो चेक कर रहा कि यार ये आएगा फिर मैं जाऊंगा, यानी कहीं ना कहीं एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड हो गया, तो अपने आप में क्या हो गया, वो एक प्रकार से मिश्रित वाक्य। इसका जैसी वैसी, यानी जैसी करनी करोगे वैसी भरनी होगी, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, हुआ नहीं, यानी आपने जो कर्म किए वैसा आपको फल भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रधान हो गया, दूसरे उस पर डिपेंड हो गया। अच्छा करोगे तो अच्छा भुगतोगे, हो गया डिपेंड, खराब करोगे तो खराब भुगतोगे, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं ना। इसके अलावा जब तब, जब मैं आऊंगा तब हम साथ चलेंगे, ये जब मैं आऊंगा तब हम साथ चलेंगे, एग्जाम्पल आप खुद ही लिखो, ठीक है, जब मैं आऊंगा तब हम साथ चलेंगे। तो इस प्रकार से भी क्या हो गया, मिश्रित वाक्य। जहां जहां बारिश हुई वहां वहां फसल अच्छी हुई, यानी बारिश जहां जहां अच्छी हुई वहां वहां फसल अच्छी हुई। कहने का मतलब फसल का अच्छा होना किस बात पे डिपेंड कर गया, बारिश के होने पे, यानी एक वाक्य दूसरे पे आश्रित हो गया, डिपेंड हो गया। उसने देखा कि पहले बारिश अच्छी होगी तब फसल अच्छी होगी, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है, ठीक है। इसी के लिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो यहां आया सो यहीं रह गया, ठीक है, जो ये करेगा सो ये पाएगा, इस प्रकार की, जिसकी करनी उसकी भरनी, इस प्रकार की, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार के सेंटेंस की पहचान करोगे तो उसमें आपको व्यधिकर युक्त आएगा। बाई चांस किसी केस में आपको उस सेंटेंस को समझ नहीं आ रहा कि व्यधिकर युक्त क्या चिन्ह है, तो आप दोनों उपवाक्यों को पढ़ना, यानी एक से अधिक उपवाक्य होंगे, सब सेंटेंस होंगे, देखना कि पहला वाला दूसरे पे डिपेंड है कि नहीं है, या दूसरा वाला पहले पे डिपेंड है या नहीं है। एक सेंटेंस लिखो, जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो चुकी थी, यानी तब वर्षा हो चुकी थी, लिखो जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो चुकी थी। देखिए, एक तो पहचान जब तब, दूसरा एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड करता है, यानी कहीं ना कहीं अपने आप में ये सेंटेंस और ये सेंटेंस ये किसी योजक से न जुड़ के अपने आप में डिपेंडेंसी को दिखा रहे हैं, क्योंकि वो घर पहुंचने के बाद वर्षा के खत्म होने की बात कर रहे हैं, वर्षा के होने की बात कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है। अगला, जैसे ही बादल गिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी, जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी सॉरी, चमकने लगी। अब देखो, बिजली का चमकना किस बात पे डिपेंड कर गया, बादल के घिरने पे, एक तरीका ये होता है पहचान का। दूसरा, एक आपने यहां लिख दिया जैसे वैसे, तो ये व्यधिकर युक्त चिन्ह भी आपके यहां पर आ गए। अब बाई चांस कभी आपसे मिश्रित वाक्य में ये पूछेगा किन वाक्यों में, अगर सपोज एक क्वेश्चन मेरा जैसा एग्जामिनर हो, मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, किन वाक्यों के निर्माण में व्यधिकर युक्त चिन्ह प्रयोग होते हैं? क्या करोगे, आत्मा को कहाँ लेके जाओगे, परमात्मा के पास, या इसी धरती पर, इसी सृष्टि पर उसका पूजन करके एग्जाम को क्रैक कर लेना है, ठीक है। व्यधिकर युक्त चिन्हों का प्रयोग कहां पर होता है, अपने आप में मिश्रित वाक्य में, एक क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। दूसरा, योजक चिन्हों का प्रयोग कहां पर होता है, संयुक्त वाक्य में, और किसी भी प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किन वाक्य में नहीं होता, सरल वाक्य में। तो मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य का जो हल्का सा कॉन्सेप्ट है ये आपकी समझ में आ गया होगा।
अब क्या करेंगे हम इसकी नेक्स्ट क्लास में देखना, जब हम इस वाक्य का मिश्रित वाक्य के पीछे जो उपवाक्य है यानी आश्रित वाक्य हैं वो 2-3 प्रकार के होते हैं, उसको एक बार हम समझेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, जब आप जाओगे एक सेंटेंस देगा, उसमें पूछेगा आश्रित वाक्य किस प्रकार का है, ये संज्ञा, आश्रित वाक्य, विशेषण जो भी होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, होपफुली छोटी सी क्लास थी, आपकी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम 90 डेज का क्रैश कोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है उसको 3-4 क्लासेस बैक टू बैक देखेंगे, फिर हम लोग हिंदी या लोअर पीसीएस की क्लास पे आएंगे। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।